हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायलिसिस एडू टर्टल। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस के ड्यूरिंग हेपारिन कैसे दिया जाता है। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेपारिन कैसे दिया जाता है उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेपारिन होता क्या है। हेपारिन एक तरह का एंटीकोआगुलेंट होता है। एंटीकोआगुलेंट वो एजेंट होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। कुछ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड थेरेपीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें एंटीकोआगुलेंट देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के उन थेरेपीज में यूज़ करते हैं। डोसेज अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन का डोज होता है 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट। डायलिसिस में भी हमें हेपारिन देना होता है। अगर हम डायलिसिस में हेपारिन इंजेक्शन नहीं लगाते हैं या हेपारिन नहीं देते हैं तो डायलाइजर और ट्यूबिंग क्लॉट हो सकती हैं, जिसकी वजह से डायलिसिस थेरेपी में रुकावट आ सकती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? नेगेटिवली चार्ज होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सबसे पहले आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या हेपारिन के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक थोड़ा सा बेसिक समझना होगा हीमोस्टेसिस के बारे में। यानी कि जो एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉट डेवलप होने का, हीमोस्टेसिस का, तो वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इजीली समझ पाएंगे कि हेपारिन काम कैसे करता है। हेपारिन एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर नंबर 3 को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 3 एंटी थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करता है और थ्रोम्बिन को अपना काम करने से रोक देता है। थ्रोम्बिन का काम होता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, जो कि एक ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की ही एक प्रोसेस है। जब थ्रोम्बिन को हम रोक देते हैं तो फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होता, और जब फिब्रिन भी कन्वर्ट नहीं होता तो फिब्रिन आगे जाके क्लॉट डेवलप नहीं कर पाता है, और इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है आसानी से। अब हम बात करते हैं कि हेपारिन कैसे देना चाहिए। तो हेपारिन कैसे देना चाहिए इसको हम कुछ स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने तरह के हेपारिन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद डोज डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर लोड कैसे करना है और उसको हेपारिन को डाइल्यूट करके देना है या एज इट इज़ देना है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, हेपारिन का स्केड्यूल क्या रहेगा देने का, और फर्दर मॉनिटरिंग आपको क्या क्या चाहिए। और हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे सिनारियोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपको हेपारिन ज़्यादा देना है या कम देना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपारिन टाइप की, कि डिफरेंट टाइप के हेपारिन अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जो हम डायलिसिस में, रेगुलर मेंटेनेंस डायलिसिस में देते हैं वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन होता है। कॉमनली हम इसे रेगुलर डायलिसिस में यूज़ करते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, इसको हम डायलिसिस में भी दे सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम डायलिसिस इसके और भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कंडीशन में, इसके ट्रीटमेंट में, इसके प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन यूज़ कर सकते हैं। और क्लॉटेड वैस्कुलर एक्सेस, अगर किसी का वैस्कुलर एक्सेस में फ्लो इनसफिशिएंट है, फ्लो प्रॉपर नहीं है, और हमें कोई चांस लग रहा है कि वो वैस्कुलर एक्सेस क्लॉट हो गया है, तो तब भी हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दे सकते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन का एक्शन थोड़ा सा कम होता है अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन से, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन से ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। किस तरह का हेपारिन देना चाहिए ये ऑफ कोर्स स्पेसिफिक क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स और पेशेंट की कंडीशंस पर ही डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि डायलिसिस में हेपारिन के डोसेज को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। डोज कैलकुलेट करने के लिए हमें पेशेंट का बॉडी वेट जानना बहुत ज़रूरी है, और वो पेशेंट का ड्राई वेट हमें पता होना चाहिए। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के लिए अगर आप एनोक्सापैरिन, जो लेवोनॉक्स के नाम से आता है, ये देना चाहते हैं तो इसका डोज 1 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट होता है। एवरी 12 आवर्स में हम इसको सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं।
अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन जो हमें डायलिसिस में देना होता है, इसका डोसेज 50 to 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट होता है। अगर हम हेपारिन टाइट हेपारिन देना चाहते हैं या फिर अगर हम लेस हेपारिन देना चाहते हैं तो 50 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। अगर हमें रेगुलर थेरेपी पे रेगुलरली हेपारिन देना है और नॉर्मल पेशेंट को देना है तो हम 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट हेपारिन ही देंगे। डायलिसिस के लिए अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन, फॉर एग्जांपल एवरेजली हम 50 केजी अगर ले लेते हैं, किसी एक पेशेंट का वेट 50 केजी है तो हम 5000 इंटरनेशनल यूनिट हेपारिन उस पेशेंट को देंगे। डायलिसिस यूनिट्स में आपको दो तरह के वायल कॉमनली अवेलेबल मिल जाते हैं, दोनों ही 5 ml के होते हैं। एक होता है जिसमें जो हेपारिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, और दूसरी जो वायल होती है वो आपको ऐसी मिल जाएगी जिसमें हेपारिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 25,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें 5000 इंटरनेशनल यूनिट वाला देना चाहिए या 25,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला देना चाहिए। दे आप दोनों ही सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंजेस होता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 5000 इंटरनेशनल यूनिट हेपारिन की 5 ml की वायल है तो आप वो सारा ले सकते हैं और 5 ml एक प्रॉपर पूरी सिरिंज में लेके आप उसमें से 2 ml इनिशियल बोलस के टाइम पर दे सकते हैं और 1 ml ईच ml आप आवरली एक एक घंटे बाद इन्फ्यूजन के फॉर्म में दे सकते हैं। सो ऑफकोर्स अगर किसी भी वायल में आपके 5000 इंटरनेशनल यूनिट इसका कॉन्सेंट्रेशन है हेपारिन का, जो कि 5 ml का आपका वायल है, तो इसमें आपको पर ml में 1000 इंटरनेशनल यूनिट हेपारिन मिलेगा। डायलिसिस पे देने वाला हेपारिन डोज दो तरह का होता है, एक होता है बोलस और एक होता है इन्फ्यूजन। जब आप बोलस देते हो तो बोलस आप डायलिसिस की बिल्कुल स्टार्टिंग में देते हो, उसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो आप इन्फ्यूजन में हेपारिन देते हैं वो बोलस से थोड़ा कम दिया जाता है। कभी भी आपके पास कोई भी बॉटल आती है, कोई भी बैग है या किसी भी तरह का कितने भी वॉल्यूम का हमारे पास हेपारिन का बॉटल आता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर कभी भी हमें ये पता लगाना है कि हेपारिन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एक पर्टिकुलर बैग में या पर्टिकुलर वायल में, पर्टिकुलर बॉटल में जो हमारे पास है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम हेपारिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे हेपारिन के पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो उस बॉटल में है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये पहचानना है कि कितना हेपारिन इंटरनेशनल यूनिट है पर ml में किसी एक वायल में, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए टोटल इंटरनेशनल यूनिट कितनी है उस वायल में उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल वॉल्यूम इन ml में। ओके, सपोज अगर 5000 इंटरनेशनल यूनिट का 5 ml का वायल है तो वो तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, बट अगर 5000 इंटरनेशनल यूनिट वाला वायल अवेलेबल नहीं है और आपके पास 25,000 इंटरनेशनल यूनिट आ गया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फर्दर उसमें हमें डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। कॉन्सेंट्रेशन अगेन 25,000 इंटरनेशनल यूनिट है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 ml वॉल्यूम से, तो पर्टिकुलर 1 ml में 5000 इंटरनेशनल यूनिट हेपारिन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो इस वायल में जब भी हम इस वायल को यूज़ करेंगे तो इस वायल में से हम 1 ml हेपारिन लोड करेंगे। 5000 इंटरनेशनल यूनिट हेपारिन देने के लिए ऑफकोर्स अगर वो 1 ml में है तो हमें उसको नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करना ही पड़ेगा ताकि हम डिज़ायर्ड ml निकाल सकें। हमें वायल में से 1 ml हेपारिन लेना है जिसे हमें 4 ml नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करना है, तब वो सॉल्यूशन 5 ml का बनेगा और 5 ml में 5000 इंटरनेशनल यूनिट हेपारिन मिलेगा। इस डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन हेपारिन की चेंज नहीं होगी, बस वॉल्यूम चेंज होगा
कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। हेपारिन कैसे दिया जाता है, उसको स्केड्यूल उसका क्या है और मॉनिटरिंग क्या किया जाना चाहिए। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, इनोक्सापैरिन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या आईवी भी दिया जा सकता है, बट उसको डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन में डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है अगर हमें डिफरेंट वायल्स अवेलेबल है हमारे पास। तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन में मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा लेस होता है एज कम्पेयर टू अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन, तो ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन अगर हम दे रहे हैं तो इसके लिए फ्रीक्वेंटली हमें एपीटीटी का लेवल मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि ब्लीडिंग के चांसेस ना हो। अगर एपीटीटी की वैल्यू में बहुत सडन चेंज आता है तो सीवियर ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हेपारिन अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ हमें कॉन्ट्राइंडिकेशन समझनी होगी हेपारिन की जब हेपारिन देना रेकमेंड नहीं किया जाता, तो या फिर हेपारिन का डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हेपारिन देने से पहले कोआगुलेशन पैरामीटर्स को जज करना, चेक करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एपीटीटी, आईएनआर, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ओरल एंटी कोआगुलेशन टैबलेट्स पर भी होते हैं। किसी किसी की प्लेटलेट्स कम होती हैं, या किसी पेशेंट को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हमें हेपारिन देने से पहले ये ज़रूर देखना है कि पेशेंट के एपीटीटी का लेवल क्या है। उस कंडीशन में हम हेपारिन अवॉइड कर सकते हैं या फिर हेपारिन का जो डोज है वो कम कर सकते हैं। अगर कोई साइन है एलर्जी से, एंटीकोगुलेंट से, तब एंटीकोगुलेशन अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर किसी ड्रग से इंटरेक्शन है, ऑफकोर्स अगर आपका पेशेंट कोई ऐसा ड्रग ले रहा है जो कि हेपारिन के साथ देने से उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर सकता है, तब भी हम हेपारिनाइजेशन अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हेपारिन एक नेगेटिवली चार्ज ड्रग होता है, तो ये कुछ ड्रग्स के साथ, कुछ मेडिकेशंस के साथ प्रॉब्लम कर सकता है। एक्सीडेंटल केसेस अगर है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अगर आपकी फीमेल पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, सर्जरी अगर पेशेंट की होनी है या हो चुकी है, तो इन केसेस में हेपारिन नहीं देना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर अगर रेकमेंड करते हैं या सुपरविजन में बोलते हैं कि आप दे दीजिए, तब ही देना चाहिए, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। स्किन के कलर में अगर आपको कोई चेंजेस नज़र आ रहा है, स्पेशली ब्लूइश कलरेशन या पिंक कलर के पैचेस अगर आपको स्किन में दिख रहे हैं स्किन ब्रूजिंग की वजह से, तो भी हेपारिन अवॉइड करना चाहिए। क्लोटिंग है अगर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड सर्किट में, तब हेपारिन ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या फिर पेशेंट की ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो गई है, तब हमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड सर्किट में क्लॉट होने से बचाने के लिए हेपारिन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा हेपारिन देना पड़ता है। कई बार ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से, अगर वास्कुलर एक्सिस फंक्शनल नहीं है या ब्लड के पंप की स्पीड कम की हुई है, तब भी हेपारिन देने की ज़रूरत पड़ती है। हाइपरटेंशन के केस में हेपारिन देना अवॉइड करना चाहिए, हेपारिन नहीं देना चाहिए। अगर डायलिसिस बहुत ही लंबे समय की हो गई है, 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है या 4 घंटे से कम की है, तो उस केस में हेपारिन के डोज को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई भी साइन दिखता है कि पेशेंट को वॉमिट में ब्लीडिंग हुई है, आईज में ब्लड दिख रहा है, या नोज से ब्लीड हुआ है, या फिर माउथ से ब्लीड हो रहा है, टीथ से ब्लीड हो रहा है, तो उस केस में आप हेपारिन देना अवॉइड करेंगे। Thank you for watching this video. Subscribe to Dialysis EduTurtle for more educational videos. Subscribe and share this video with your friends. Press the bell icon to get notified for new videos. Thank you.